हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने करेंट अफेयर्स के सीरीज़ में फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो करेंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बीपीएससी, बिहार एसआई, सीडीपीओ या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स। सबसे पहले है कि किस देश की सरकार ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योहिदो सुगा, उनके द्वारा क्या किया गया है कि अकेलेपन के लिए यानी कि लोनलीनेस के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और एक मंत्री को अपॉइंट किया गया है। इसके पीछे का वजह क्या है कि जापान में जो सुसाइड का केस है, अवसाद के कारण, डिप्रेशन के कारण, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इन चीज़ों को दूर करने के लिए जापान की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इसी तरीके का फैसला ब्रिटेन की सरकार ने लिया था 2018 में। 2018 में ब्रिटेन की सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया था और अब उसी रास्ते पे जापान की सरकार भी चल रही है। नेक्स्ट है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र यानी कि फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो ये फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी अनसोल्ड फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि जो कमर्शियल बेसिस पे जो लोग फ्लावर की मार्केटिंग करते हैं, सोल्ड करते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसमें से सारे के सारे फ्लावर्स तो नहीं बिक जाते हैं। तो वैसे फ्लावर्स जो अनसोल्ड रह जाते हैं वो वेस्ट ना हो, तो उन चीज़ों को जमा करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा इस फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट में और उसके बाद उसको बेचा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है। तो ICOLD संगोष्ठी, पहले तो ICOLD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, जो बड़े बड़े डैम्स हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग, और ये संगोष्ठी मतलब मीटिंग हो गया। तो ICOLD संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल मंत्रालय हैं, जो भी जल संसाधन जो मंत्रालय हैं उसमें ये गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके तहत क्या होगा, जो भी डैम्स हैं, जो भी लेक्स है, उनका क्या किया जाएगा कि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में कार्य किया जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो भी बाढ़ होता है या फिर जो भी इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें जो बांधों को नुकसान होता है, तो उन चीज़ों से उनका बचाव किया जाएगा और उनके रखरखाव को सही तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी गई है। तो मिशन लाल लकीर जो है वो पंजाब की सरकार के द्वारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है पंजाब के हर एक गांव में। अब इसके तहत क्या होगा कि पंजाब में जो इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं हैं कि जो ज़मीन का जो स्वामित्व है वो असल किसानों के पास है नहीं। लोग खेती कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उन चीज़ों का उनको लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर बैंक के थ्रू वो बहुत सारे लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका जो प्रॉपर स्वामित्व है वो इनके पास नहीं है। इसके अलावा सरकार का जो बहुत सारा जो भूमि है वो कई लोगों ने कब्जा कर रखा है और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग न होने के कारण इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। तो मिशन लाल लकीर के तहत क्या किया जाएगा, इन चीज़ों की मैपिंग की जाएगी और लोगों को उनका जो ज़मीन होगा उसका स्वामित्व दिया जाएगा, जिसके कारण वो सारे तरीके का जो मॉनेटरी जो फ़ायदा और जो भी मौद्रिक जो सुविधाएं हैं वो ले पाएँ और सरकार भी अपना जो ज़मीन है वो अपने कब्जे में ले सके। नेक्स्ट है, इराकली गरीब शबीली, ये एक थोड़ा सा नाम अटपटा है, लेकिन इराकली गरीब शली क्या है, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो जॉर्जिया के। ये जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने और जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, तो तबलिसी है। तबलिसी जो है वो जॉर्जिया की राजधानी होने के साथ साथ वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। तो ये इंपॉर्टेंट था एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है उसने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। ज़्यादातर केस में क्या है कि महा जो शब्द लगा हुआ है तो इससे एक याद रखने के लिए टेक्निक है, क्योंकि महाराष्ट्र की काफ़ी सारे जो योजनाएं शुरू हुई हैं उसमें महा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये एक याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि
ये योजना किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। ये कब से शुरू होगी? तो 8 मार्च से। अब 8 मार्च से ही क्यों शुरू की जाएगी? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस तरीके का कोई महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जो रूरल लेवल की जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन के में सहायता प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उनको स्किल भी दिया जाएगा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो कृषि योग्य जो संपत्ति है या फिर जो घरेलू संपत्ति है उनमें अभी तक सिर्फ इनके पति का नाम होता था, उनके पति के नाम के साथ साथ इनका भी नाम उसमें अलॉट किया जाएगा, जिससे कि एक प्रमोशन हो सके किस चीज़ का? महिला सशक्तिकरण का, और वो इंस्पायर हो सकें। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुए आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस मॉरिस जो है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ये एक ऑलराउंडर है और इनको जो है तो सबसे महंगे दाम में खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। और कितने अमाउंट में खरीदा गया है? तो 16.25 करोड़ में। 16.25 करोड़ में इनको खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स की टीम के द्वारा। नेक्स्ट है शर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। इसके तहत क्या किया गया है कि अंतरा बनर्जी, शानू गांधी, शोभना कपूर और ऋतु गुप्ता, ये 4 क्या हैं? युवा महिला वैज्ञानिक हैं और इनको सम्मानित किया गया है सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से। इसके तहत क्या होता है कि अगले 3 से 4 सालों के लिए इनको अनुसंधान कार्य करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं और साथ ही साथ इनको पुरस्कृत करके एक तरीके से युवा जो वैज्ञानिक हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है, उनको इंस्पायर किया जाता है कि वो देश में इनोवेशन का तहत जो भी कार्य है उसको करें और देश का नाम ऊंचा उठाए। नेक्स्ट है हाल ही में जो 82वां 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेटे चैंपियनशिप भी कहते हैं, उसमें वुमेन सिंगल्स में महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो मानिका बात्रा भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी है टेबल टेनिस चैंपियनशिप में और उन्होंने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2021 में 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, और उनके द्वारा नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस हुनर हाट में क्या होता है? जो ग्रामीण महिलाएं हैं, स्पेशली जो मुस्लिम महिलाएं, जो अल्पसंख्यक जो हैं, उनको उनके जो स्किल है उसको एक मंच प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो चीज़ें बनाती हैं उनको सेल करने के लिए या उन चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए एक मार्केट बनाया जा सके, एक मंच उनको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने हेलिना और ध्रुवास्त्र 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन कौन से मिसाइल हैं ये? हेलिना है और ध्रुवास्त्र हैं। किसने किया है? तो DRDO ने किया है। और ये किस टाइप की मिसाइल है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी जो टैंक जो होते हैं, दुश्मन देशों के जो टैंक होंगे उनसे हमको प्रतिरक्षा करने के लिए, उनसे बचाने के लिए ये मिसाइल बनाया गया है। इसका परीक्षण जो कहाँ पूरा हुआ है? तो राजस्थान के पोखरण में। पोखरण वही जो परमाणु परीक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो राजस्थान के पोखरण में हेलिना और ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसमें हेलिना जो है वो थल सेना से संबंधित है, ये थल सेना को प्रोवाइड किया जाएगा, और ध्रुवास्त्र जो है वो वायुसेना को प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। हाल ही में सीको हाशिमोतो जो हैं उनको टोक्यो ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक जो समिति है जो वहाँ पर सारा क्रियान्वयन देखेगी, कैसे जो इसका आयोजन होगा प्रॉपर तरीके से, उस समिति का अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो सीको हाशिमोतो को। ये एक 56 वर्षीय महिला है और वर्तमान में ये क्या है? तो वो जापान में ओलंपिक मंत्री हैं। जापान में ये एक ओलंपिक मंत्री हैं और उन्हीं सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये एक महिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो मंगल ग्रह, यानी कि मार्स।
मार्स प्लैनेट के जेजेरो क्रैटर पर ये नासा का अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ है। ये जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम भी कहीं पूछ सकता है, तो परसिवियरेंस। परसिवियरेंस जो है इसके रोवर का नाम है। वो जो स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत ये वहाँ पर लैंड करता है उसी को रोवर कहते हैं, और वो जो रोवर है उसका नाम हो जाएगा परसिवियरेंस। इसी के तहत क्या हुआ है कि नासा जो है वो मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा बार सफलतापूर्वक लैंड करवाने वाला अपने सैटेलाइट को देश बन गया है। अमेरिका ने 5 बार, ये 5th टाइम है अमेरिका का जो इसने मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करवाया है। इसके तहत क्या होगा, वो परीक्षण करेगी कि क्या यहाँ पर जो जीवन संभव है, भविष्य में यहाँ पर मानव रह सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों का वहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये XECH के द्वारा। XECH एक कंपनी है और इसी के द्वारा, ये इनोवेशन के क्षेत्र में एक नई डेवलपिंग कंपनी है, ये धीरे धीरे अभी उभर रही है, और इसी के द्वारा भारत का पहला जो है वो स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर, ये फर्स्ट इंडिजीनियस स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर है और इसका विकसित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या हुआ है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनका जो भी समस्या होगा उसके निवारण करने के लिए वहाँ पे उनका जो बात सुना जाएगा और उनके लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है। ये हैदराबाद प्रशासन का ये दावा है कि दुनिया में इस तरीके की ये पहली पहल की गई है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उनको काफ़ी तरीके की भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन चीज़ों से उनको निजात दिलवाने के लिए इस तरीके का एक उनका प्रयास है। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो भारत में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स है और इसका सेकेंड एडिशन, दूसरा एडिशन, ये 2020 में शुरुआत हुई थी। 2020 में इसका पहला जो संस्करण था वो भुवनेश्वर में हुआ था और ये इसका दूसरा संस्करण जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, ये 2021 में होगा। कहाँ होगा? तो कर्नाटक में होगा। इसकी मेज़बानी जो है वो कर्नाटक करेगा। तो उस वक्त जो तत्कालीन जो खेल राज्य मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, उन्होंने इसकी मेज़बानी की घोषणा की थी। वर्तमान में तो खेल राज्य मंत्रालय, उनका जो प्रभाव है वो बदल गया है और अभी जो है वो अनुराग ठाकुर इस विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 के रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अयोध्या, रामनगरी जिसको कहते हैं, उस अयोध्या को उत्तर प्रदेश का एक शहर है और उसी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो यहाँ के डीएम थे या फिर यहाँ की जो जिला प्रशासन जी, उस पूरे ने एक कम्युलेटिव प्रयास किया और अलग अलग तरीके की योजनाओं को अपनाया, अलग अलग तरीके से इस चीज़ के बारे में विवेचना जगाया और लोगों को इसके रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रोवाइड की और इसी के लिए कई जिलों में से अयोध्या को इसके लिए चुना गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए कोविड-19 रोकथाम हेतु। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिंगापुर को बुद्धा चावल, या फिर इसको बुद्धा चावल को काला नमक चावल भी कहते हैं, ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धा चावल या फिर इसको काला नमक चावल कहते हैं, इसका निर्यात करने का यानी कि एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, उस सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से सिंगापुर को काला नमक चावल या फिर बुद्धा चावल जिसको कहते हैं वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक योजना लाया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो एक उत्पाद होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये उनका एक स्कीम था। इसके तहत क्या था कि हर एक जो जिला होगा उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान दिलाई जाए और इसी योजना के अंतर्गत इस चावल का निर्यात सिंगापुर किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद जिला, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नर्मदापुरम रखा गया है।
अब ये कब रखा गया है? तो नर्मदा नदी जयंती का जो कार्यक्रम चल रहा था उसी के दौरान ये किया गया है। इसके बारे में शिवराज सिंह चौहान जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पहले इसका नाम नर्मदापुरम ही था, लेकिन बाद में मध्यकालीन काल में जब इस्लामिक शासक वगैरह आए थे तो उस दौरान इसका नाम बदल करके होशंगाबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट है हिमालयी गुलाबी नमक। जो हिमालयी जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, उसके जीआई टैगिंग करने का निर्णय कौन लिया है? तो पाकिस्तान। अब बासमती चावल का विवाद तो पहले से चल ही रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच जीआई टैग के लिए। अब नेक्स्ट एक और विवाद छिड़ गया है, हिमालयी गुलाबी नमक यानी कि हिमालयन पिंक सॉल्ट। इसके बारे में भी जो वहाँ की जो इस्लामाबाद प्रशासन है उसने निर्णय लिया है कि इस जो नमक है, ये जो नमक है, इसका दुरुपयोग किसी अन्य देश के द्वारा न किया जाए, इसलिए पाकिस्तान को इसका जीआई टैगिंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोक कला उत्सव, लोक कला यानी कि फोक आर्ट फेस्टिवल उत्सवम 2021, ये जो फोक आर्ट फेस्टिवल है उसका नाम है उत्सवम 2021। इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है। केरल में उत्सवम 2021 की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या होता है, जो अलग अलग जो पारंपरिक जो फोक आर्ट हैं, जो भी अलग अलग वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, उन सभी को ये मौका दिया जाता है और वो सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं और वहाँ का कल्चर कहीं ना कहीं इससे चेरिश होता है, उसको प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटल पर्यावरण भवन जो है उसका उद्घाटन लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवारत्ती है। तो इस लक्षद्वीप में क्या किया गया है? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री थे। अब इसके तहत क्या है कि अब लक्षद्वीप जो है वो भारत का संघ शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन और वहाँ विकास भी करना है भारत सरकार को, लेकिन वो एक इन्वायरमेंट के दृष्टि से काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। वो जो पर्यावरण दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसलिए वहाँ पर जो भी विकास कार्य होगा वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं कोई हार्म न पहुँचे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी भारत यानी कि ईस्ट इंडिया का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया, उसका नींव जो है वो कहाँ रखा गया है? तो असम में। असम में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, जो कि तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। अब चूंकि सर्बानंद सोनोवाल अब तो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे नहीं, अब तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो बदल दिया गया है और हेमंत बिश्व शर्मा को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित अपना 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो तुर्की, जिसको कि हिंदी में तुर्की कहते हैं। तुर्की ने क्या किया है कि अपना 10 साल का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया है कि वो 10 साल में क्या करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि शुरुआत में हम दूसरे देशों की सहायता से अपना जो अंतरिक्ष का जो भी मिशन होगा, हमारा जो स्पेस मिशन है, उसको हम लोग चलाएंगे और बाद में हम इंडिजीनियस तरीके से यानी कि स्वदेशी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी के तहत क्या है कि 2023 में उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि हम चंद्रमा पर लैंड करेंगे, चंद्रमा पर पहुंचेंगे। अब 2023 को चुनने के पीछे कारण क्या है कि 2023 में तुर्की जो है वो एक गणराज्य के रूप में यानी कि एक रिपब्लिकन स्टेट के रूप में 100 वर्ष पूरे करेगा और इस माइलस्टोन पर पहुंचने वाला जो ईयर होगा, इसी में तुर्की जो है वो चाहता है कि वो चंद्रमा मिशन भी अपना पूरा कर ले। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने क्या किया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस प्रोग्राम की संस्था है, इसने क्या किया है कि एक कंपनी है उसके साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग यानी कि इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं यानी कि जियो स्टेशनरी सर्विस को विकसित करने का निर्णय लिया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? मैप माई इंडिया। अब ये मैप माई इंडिया जो है उसके साथ मिलकर, ये मैप माई इंडिया एक भारतीय कंपनी है और इस कंपनी के साथ मिलकर इसरो जो है वो भारत का स्वदेशी जो मैपिंग पोर्टल है वो लॉन्च करेगा
और जो भी जियो स्टेशनरी सर्विस है उसको डेवलप करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अभी तक क्या होता था कि इसरो इस काम के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ती थी, और विदेशी कंपनी के साथ साथ बार बार विवाद क्या होता था कि वो अलग तरीके से भारत के नक्शे को प्रेजेंट कर देते थे। कभी जो लद्दाख का इलाका है उसको चाइना के कब्जे में दिखा देते थे, कभी जो कश्मीर का जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान के हिस्सा में दिखा देते थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो विवाद होता था, और इस विवाद को समाधान करने के लिए, इस विवाद से निजात पाने के लिए भारत ने, इसरो ने क्या किया है कि एक भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव, ये मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये मांडू महोत्सव जो है वो कितने दिन तक चलता है? तो 3 दिन तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं HCL। HCL टेक्नोलॉजी जो है, इसने साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर। IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में एक IIT है, उस IIT कानपुर के साथ किसने समझौता किया है? तो HCL टेक्नोलॉजी ने समझौता किया है, जो कि शिव नाडर की कंपनी है। अब उनकी बेटी रोशनी नाडर इस कंपनी की जो सारा कार्यभार जो इस कंपनी का वो संभालती हैं। तो HCL टेक्नोलॉजी ने जो है वो साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है उसका 2021 में जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ होने जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 ये कहाँ आयोजन होगा? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित होगा। ये 2015 से ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद की गई थी, और इसके तहत क्या होता था कि भारत के अलग अलग शहरों में, चाहे वो वाराणसी हो, अहमदाबाद हो या फिर नई दिल्ली हो, अलग अलग क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो है वो पश्चिम बंगाल में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB है, इसने क्या किया है? NIIF फंड्स ऑफ फंड्स, ये एक संस्था है। NIIF फंड्स ऑफ फंड ये एक इक्विटी संस्था है। इसमें $100 मिलियन का निवेश करने का घोषणा किया है। इसने $100 मिलियन का, इसके तहत क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसमें निवेश करेगी, तो भारत का जो कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक तंगी जो भारत फेस कर रहा है, भारत का जो अलग अलग सेक्टर में इस महामारी के कारण जो आर्थिक जो वृद्धि नहीं हो पा रही है, इन चीज़ों से निजात दिलाने में ये काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो अभ्युदय योजना का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसके तहत क्या है कि एक यहाँ पर जैसे कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, उनको फ्री में कोचिंग उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि चूंकि अभी तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल रही है, तो इसके लिए उनको एक टैबलेट यानी कि टैब जो है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसे ही तो नहीं किसी को उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके लिए क्या होगा कि एक परीक्षा ली जाएगी, एक प्रवेश परीक्षा ली जाएगी, और उसमें जो लोग पास होंगे, जो वैसे स्टूडेंट जो इसमें पास होंगे, उन्हीं को कोचिंग दिया जाएगा और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ रसोई की शुरुआत की है? तो माँ रसोई जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस तरीके का कंसेप्ट जो है वो अम्मा किचन लाया गया था तमिलनाडु में, जो कि लेट जो मुख्यमंत्री थी वहाँ की जयललिता, उनके द्वारा इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब क्या है, पश्चिम बंगाल में भी इस चीज़ की शुरुआत की जा रही है। 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो एक थाली होगी उस एक थाली का कीमत होगा 20 रुपया, लेकिन 15 रुपये जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार एज ए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और सिर्फ 5 रुपये जो उन लोगों से लिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77। ये कार्गो स्पेसक्राफ्ट है प्रोग्रेस 77, इसको किसने लॉन्च किया है? तो रूस की सरकार ने। और
पावर बैलेंस करने के लिए, चूंकि अमेरिका भी बहुत सारा इन क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कर रहा है और अपने अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका और चाइना, तो रसिया भी कहीं ना कहीं चाह रहा है तो कि पावर को एक बैलेंस किया जाए, और इसी चीज़ के लिए वो भी अंतरिक्ष क्षेत्र में या फिर कार्गो स्पेसक्राफ्ट जैसी चीज़ों को लॉन्च कर रहा है ताकि वो कहीं इनसे कमतर न रहे। नेक्स्ट है कि एक आईपीएल टीम थी किंग्स 11 पंजाब, जो पंजाब की जो आईपीएल टीम्स थी किंग्स 11 पंजाब, उसने अपना नाम बदल दिया है और नाम बदल के क्या रखा है, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इसका नया नाम हो गया। इस टीम के कैप्टन कौन है, तो केएल राहुल, जो लोकेश राहुल है वो इस टीम के कैप्टन है। इस टीम की मालकिन प्रीति जिंटा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, तो नमन ओझा। अभी हाल फिलहाल में कई सारे भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास लिया, जैसे यूसुफ पठान हो गया, अमित भंडारी हो गए, या फिर नमन ओझा, और भी कई सारे खिलाड़ी हैं। तो नमन ओझा जो है वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे और उन्होंने जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्या किया कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इन्होंने आईपीएल में भी बैटिंग की और आईपीएल में भी उनके लिए खेला और इसी के तहत इन्होंने संन्यास ले लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में प्रथम फागुन उत्सव मनाया गया है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ प्रथम फागुन उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। इसमें क्या है कि कोविड-19 के तहत कई सारे जो शिक्षण संस्थान थे या फिर बाकी जो भी इंस्टीट्यूट्स थे वो सारे तो बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी ढाका में इसका आयोजन किया गया। हालांकि थोड़े सादे समारोह में इसका आयोजन किया गया, लेकिन इसके आयोजन को उन्होंने विफल नहीं होने दिया। नेक्स्ट है, किस संस्था ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नेशनल प्लान, राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए उप समूह का गठन किया है, तो ये किसने किया है, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लान बनाने के लिए एक उप समूह का गठन किया गया है। इसके तहत ये जो अभी लॉकडाउन का जो समय चल रहा है कोविड महामारी में, तो इसके तहत क्या होता है कि कई सारे जो मजदूर हैं, जो भी श्रमिक हैं, उनका पलायन जारी है और उनको जो है वो चूँकि डेली वेज के वर्कर्स है, अगर एक भी दिन उनको काम नहीं मिलेगा तो उनके लिए खाना खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल प्लान बनाने के लिए उप समूह का गठन नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की धाविका, यानी कि जो स्प्रिंटर, जो तेज भागते हैं, जो रनिंग करते हैं, जो मैराथन चैंपियनशिप्स वगैरह में भाग लेते हैं, उनका नाम क्या है, बेट्रिस चेपकॉच। इस बेट्रिस चेपकॉच ने क्या किया है कि 5 किलोमीटर के रेड रॉस को मात्र 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये केनिया के स्प्रिंटर है, केनिया की धाविका है और इन्होंने मात्र 14 मिनट 43 सेकेंड में 5 किलोमीटर के मैराथन को पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम कौन बनी है, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 मैच जीत लिया है और 100 मैच जीतने वाली वो पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम बन गई। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान को टीम जो है उसने हाल फिलहाल के दिनों में, अगर हाल फिलहाल के सालों में देखा जाए तो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी के कारण जो इनका रिकॉर्ड है इस फॉर्मेट में वो अच्छा है। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो वो चौथे पोजीशन पर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में काबिज हैं। इन्होंने क्रिकेट ये T20 टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी तो उस शुरुआत से ही लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई और ऐसा करने वाली वो पहली टीम थी। उसने 2009 में खिताब भी जीता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ई छावनी पोर्टल जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया जो है, जो केंद्रीय जो रक्षा मंत्रालय है उनका प्रभार उन्हीं के पास है। इसके तहत क्या होगा, जो भी कैंटोनमेंट जोन में, जो भी आर्मी का जो कैंटोनमेंट जोन होता है उसमें जो लोग रहते हैं तो उनको जो भी सिविक एम्यूनिटी, जो भी उनको क्या कहते हैं, जो म्यूनिसिपल जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उन सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए ये ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा,
किस भारतीय कंपनी ने बिग बास्केट, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसमें बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो ये टाटा जो कि एक भारतीय कंपनी है, इस टाटा कंपनी ने बिग बास्केट में, ये एक ऑनलाइन कंपनी है बिग बास्केट, जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह बेचती है, तो इसके तहत क्या होगा कि 68% हिस्सेदारी जो है वो प्राप्त करने के लिए समझौता किया है, और लगभग 9500 करोड़ 9500 करोड़ में ये समझौता जो है हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? यानी कि जो पावर लिफ्टर, जो वेट लिफ्टिंग जो टूर्नामेंट होता है, तो वैसे क्षेत्रों में कश्मीर में पहली महिला कौन बनी है जो पावर लिफ्टर बनी है? तो ये शाइमा उबैद नाम की एक वेट लिफ्टर है, जो महिला हैं, उन्होंने कश्मीर की पहली महिला लिफ्टर बनने का गौरव हासिल किया है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक पावर लिफ्टर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट करंट अफेयर्स, कि किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड सरकार है। झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, उसने मिड डे मील वर्कर, जो मिड डे मील के जो वर्कर्स यानी कि जो रसोइया हैं, उन लोगों का मानदेय जो है उसको बढ़ा दिया है। पहले उनको 1500 रुपये दिए जाते थे, 1500 रुपये का मासिक मानदेय उनको मिलता था, लेकिन अब उसको 500 रुपये बढ़ा करके 2000 रुपये मासिक कर दिया गया है। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने करंट अफेयर जो फरवरी मंथ का था उसका सेकेंड पार्ट देखा। जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग अगले पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।